हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगा। 2 मार्क्स के लिए ये ईच टॉपिक है, डिपेंडेंट 2 मार्क्स में और 2 मार्क्स में इंडिपेंडेंट। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपको मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देखते देखते टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए और आपको दोबारा इस वीडियो को ना देखना पड़े या इस टॉपिक के ऊपर हाथ ना लगाना पड़े। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर those इवेंट्स whose occurrence is not dependent on other event। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके अक्कर होने से या अक्रेंस किसी दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जो भी आनी है वो उनके खुद के दम पे आनी है। वो ये नहीं डिपेंड करेगा कि उसका इतना आएगा तो मेरा ये आना पक्का है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ और एक डाइस थ्रो कर रही हूँ, तो अगर अगर मैं एक कॉइन हूँ जैसे, ठीक है, मैं खुद को जैसे टॉस कर रहे हैं हम लोग, तो हेड आना है। ठीक है, हेड आया तो डाइस मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसका हेड आया तो मुझे अब 6 ही थ्रो करना है। ठीक है, डाइस अपनी मर्जी से कुछ भी थ्रो कर सकता है और कॉइन अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल सकता है, हेड भी और टेल भी। तो सेम है, जिससे हमारी अक्रेंस किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ event A is not affected by the occurrence of another event B। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा जो इवेंट अक्कर हो रहा है A, वो अफेक्ट नहीं हो रहा B के हैपन होने से। B, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं डाइस थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, अब उसका कॉइन से कोई लेना देना है। अगर डाइस में 6 आ रहा है तो क्या वो कॉइन की टॉसिंग को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, अक्कर किया इवेंट A, कॉइन को टॉस किया, अब उसका इफेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। अब उसका इफेक्ट डाइस पे तो नहीं ना पड़ेगा कि ये हुआ है तो ये अब इवेंट होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये दूसरे पे इफेक्ट तो नहीं डालेगा। देन A एंड B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हम ये कहेंगे A यानी कि डाइस एंड B यानी कि कॉइन, दोनों ही अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। वेयर योर वर्क हैज़ नॉट अफेक्ट ऑन वट कलर कार यू ड्राइव। जैसे अब आप ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, काम करने जा रहे हो, इसका क्या इस बात से कोई लेना देना है कि आप किस कलर की कार में बैठ के जा रहे हो? या अगर आप कोई लॉटरी टिकट खरीदने जा रहे हो तो इसका क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कि आपके बच्चे की जो आंखें हैं वो ब्लू आइज है? कोई लिंक ही नहीं है दो बातों का। तो वो होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं इवेंट्स, उनको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक डाई है, ठीक है, जिसको अगर रोल किया जाए, और डाई रोल इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। एक डाई को रोल किया जा रहा है, वो खुद में एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। उसको ये ज़रूरत नहीं है कि उसको किसी भी दूसरे चीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा, वो अपने आप में पूरा है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट मीन्स दैट प्रीवियस इवेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग इवेंट। इंडिपेंडेंस इवेंट क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी मेरे, जैसे मैंने पहले कॉइन टॉस किया, अब मैं डाइस थ्रो कर रही हूँ, तो डाइस थ्रो करने से पहले जो भी इवेंट हैपन हुए उसका मेरे ऊपर, अब जैसे डाइस के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो वो इवेंट होते हैं इंडिपेंडेंस इवेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट मीन्स दैट प्रीवियस जो हमने जैसे कॉइन थ्रो किया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डाइस के रिजल्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डाई को रोल किया एंड आपको 3 आया। अब नेक्स्ट टाइम आप अगर उसको रोल करोगे तो क्या अब वो इसी के ऊपर टिक गया कि इसका 3 आया तो नेक्स्ट मुझे इतना नंबर ही चाहिए? नो, वो अपनी मर्जी से अगली बारी भी 3 ही दे सकता है, अगली बारी 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या आया? 4 आया। नीदर रोल हैज़ एन इफेक्ट ऑन ईच अदर। अगर हम एक डाइस को ही 3-4 बार इफेक्ट करेंगे तो चारों बार उसको हम लोग इंडिपेंडेंट मानेंगे, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता कि पिछली बार इतना नंबर आया था तो अगली बार इतना ही नंबर आना चाहिए। सो दे आर इंडिपेंडेंट। तो एग्जाम्पल्स ले लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कुछ। अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, सैम्पल स्पेस S इन अ कॉइन टॉस। अब हमारे पास अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, हेड आएगा या टेल आएगा? बोथ गेटिंग हेड एंड टेल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये तो हो नहीं सकता दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, और अगर हेड आ गया तो टेल आने की पॉसिबिलिटी जैसे ख़त्म हो जाएगी, तो टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। अगर हेड आएगा तो हेड ही रहेगा, टेल आएगा तो टेल ही रहेगा। अब दूसरी एग्जांपल, जैसे कि हमने एक डाई को रोल किया, अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पहली बार डाइस थ्रो किया तो वो इंडिपेंडेंट है और दूसरी बार वाला उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? P
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी कि हम लोग जो जैसे कि हमने ऊपर देखा, हमने कॉइन को टॉस किया और डाई को थ्रो किया, तो हम लोग देखेंगे कि कॉइन को टॉस करके क्या आया, जो भी आया उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जो डाई को रोल करके आई उसकी प्रोबेबिलिटी करके हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ट्राई कीजिएगा, आपकी बुक्स में होंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी टॉपिक के रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? जो इवेंट्स के अक्कर होने से दूसरा इवेंट इफेक्ट होता है। डिपेंडेंट इवेंट आर those events that are affected by the outcome of the event that had already occurred previous। जो इवेंट पहले हैपन हो चुका है ना, उस इवेंट का मेरे अब वाले इवेंट पे असर पड़ेगा। ठीक है, ये होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। दैट इज टू और मोर इवेंट्स दैट डिपेंड ऑन वन अदर। दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट इवेंट्स। इफ़ वन इवेंट इज़ बाय चांस चेंज, अगर एक इवेंट में किसी भी कारण से कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं ना, तो अनदर इवेंट का भी सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। थर्ड, वन इवेंट अक्कर, एक इवेंट हमारा हैपन हो रहा है और वो हमारे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर इवेंट विल अक्कर, देन दी टू इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट। तो हम इन दोनों इवेंट्स को क्या बोलेंगे कि ये दोनों इवेंट्स ही डिपेंडेंट है। व्हेन द अक्रेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द अक्रेंस ऑफ अनदर सब्सिक्वेंट इवेंट, जब हमारे एक इवेंट की कोई भी रिजल्ट हमारे दूसरे इवेंट के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, तो उन दोनों इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ पे आप लोग कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि अब आपको एक पार्टी अटेंड करनी है या कोई कंसर्ट है जो आपको अटेंड करना है, तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा ना कि अगर आपको काम से छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप काम में कैसे जाओगे। तो दोनों ही एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर आपको एक पार्टी में जाना है तो वहाँ पे आपको हॉलीडे मिलना ज़रूरी है, तो ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। अब सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट फैमिली आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर आप लोग फैमिली के पास कहीं बाहर जाना चाहते हो नेक्स्ट मंथ, तो ये डिपेंड करेगा ना अब आपको पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 3 कार्ड्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब हमने 3 कार्ड निकाले पूरी ताश की गद्दी में से। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज हाईएस्ट। अब जब हमने पहली बार कार्ड को शफल किया पूरे पैक को, तो पहली बार प्रोबेबिलिटी क्या है कि किंग आएगा। पहली बार जो किंग आने की प्रोबेबिलिटी है हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि पहली बार में हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब पहली बार में हमने एक कार्ड निकाल लिया, चाहे वो किंग आया या नहीं आया, दैट डज नॉट मैटर। पहली बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब जब हम दूसरी बार कार्ड्स को शफल कर रहे हैं तब हमारे पास टोटल 51 कार्ड्स हैं। ठीक है, पहला कार्ड हमने निकाल लिया था ना, तो बच्चे 51 कार्ड्स। अब उनको जब हम शफल करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी किंग आने की, और जब हम थर्ड टाइम करेंगे शफल तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज हाईएस्ट व्हेन द फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉड। जब पहली बार शफल करेंगे तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। हील द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग वुड बी लेस। जब हम लोग सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे तो थोड़ी सी वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक कार्ड तो हमने पहले ही निकाल लिया है। इन द ड्रॉ ऑफ थर्ड कार्ड दिस प्रोबेबिलिटी वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द आउटकम्स ऑफ द प्रीवियस 2 कार्ड। और तीसरी बार तो ये डिपेंड करेगी कि हमारे पहले 2 कार्ड्स कौन से निकले हैं। अगर पहले दोनों ही कार्ड किंग निकले हैं हमारे, तो ऑब्वियस सी बात, अब किंग का कार्ड कम बचे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर हमारे पहले 2 कार्ड दूसरे निकले हैं, किंग का एक भी नहीं निकला है, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि किंग आ सकता है। तो कार्ड्स हमारे पास थर्ड टाइम कितने बचेंगे? 50। ठीक है, तो ये है कुछ यहाँ पे एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो, डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। वी कैन से दैट आफ्टर ड्रॉइंग 1 कार्ड देयर विल बी फ्यूअर कार्ड्स अवेलेबल इन डेक। जैसे कि मैंने बताया, पहला कार्ड निकाला, टोटल 52 थे, तो कितने बच गए? 51। सेकेंड निकाला तो 50 कार्ड्स बच गए। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी आफ्टर ईच कार्ड ड्रॉन चेंज। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम एक एक कार्ड करके निकाली जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी जो हमारी कार्ड्स की डिवाइड में नीचे आनी होती है ना, वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, मोर फॉर्मली वी से दैट व्हेन 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट द अक्रेंस ऑफ 1 इवेंट इन्फ्लुएंस करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट को। ठीक है जी, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोनों का एक बार आप फॉर्मूला देख लो।
कि डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। इंडिपेंडेंट में क्या करोगे आप लोग, जो भी आपका दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। ये इंडिपेंडेंट है, इसके जो डिवाइड में रहेगा ना वो सेम रहेगा। जैसे डाइस में डिवाइड में 6 रहता है और जो हमारा कॉइन है जिसको हम टॉस करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2, हेड या टेल है ना, तो उसके डिवाइड में 2 रहेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ वही रहेगी। पर जब हम लोग डिपेंडेंट इवेंट करेंगे ना, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी जो डिवाइड में आएगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमने अगर कार्ड को थ्रो, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B आफ्टर द A। जैसे पहली बार अगर मैंने कार्ड को शफल किया, ठीक है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 डिवाइडेड बाय पहली बार में होगा 52 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब मैं दोबारा कार्ड्स को शफल करूँगी तो 1/52 नहीं आएगा, अब सेकेंड टाइम आएगा 51। 1 कार्ड हमने पहले निकाल लिया ना, तो B आफ्टर A। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ का फॉर्मूले में सिर्फ यही डिफरेंस है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है। बेसिक सा टॉपिक था, 2 मार्क्स में आप इसको एक्सप्लेन करोगे, बट मैंने काफ़ी लेंथी आपको मटेरियल इसका दे दिया है। सो आई होप आप लोग अब इस मटेरियल के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको लेंथ में कोई कमी नहीं मिलेगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है तो आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हमें कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। सभी आईडीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एंड वीडियो के नोट्स भी वहीं मिलेंगे। सो मिलेंगे दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।